हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। वो बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स का एक प्रैक्टिस सेशन होगा। और पिछली क्लास में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ हमारे ही बनाए गए क्वेश्चंस हैं, शायद आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स में सहायता करेंगे। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग लगभग 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं और इन 20 क्वेश्चंस के थ्रू आप बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स के लगभग कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ जाएंगे। तो हम पहला क्वेश्चन यहां देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहां लिखा है कि आई विल रीड यू द लेटर। आई विल रीड यू द लेटर। और पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि यदि आप वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, दो क्वेश्चन करते हैं, व्हाट एंड हुम, व्हाट एंड हुम, तो व्हाट और हुम का जो आंसर आएगा वो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और यदि आप क्वेश्चन करते हैं टू हुम या फॉर हुम, तो वो क्या होगा? वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यहां हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आई विल रीड, रीड व्हाट, तो रीड व्हाट ये है रीड द लेटर। तो इसका मतलब ये व्हाट का आंसर है, इसका मतलब ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई विल रीड व्हाट द लेटर। फॉर हुम किसके लिए? वो आएगा आंसर ये यू, तुम्हारे लिए। तो फॉर हुम का आंसर आ रहा है यहां पे, वो क्या होगा? वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप देख लीजिए यहां पे कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है आपको। ये थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से समझ लें। व्हाट एंड हुम का जो आंसर होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। टू हुम और फिर मैं कहूं फॉर हुम, उसका जो आंसर होता है वो क्या होता है? वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग आपसे पूछा जाता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन यहां पे देख लेते हैं। ये लिखा है शी लाइक्स स्विमिंग, शी लाइक्स स्विमिंग। तो यहां पे जो ये आपको एक आईएनजी फॉर्म दिखाई दे रही है, ये आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल भी होती है, ये आईएनजी फॉर्म जेरेंड भी होती है, जेरेंड भी होती है और पार्टिसिपल भी होती है। तो इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाता है। आपको पता कैसे चलेगा कि ये जेरेंड है या पार्टिसिपल है? तो जेरेंड का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, और वो क्या है कि वर्ब से आप क्वेश्चन कर लें, क्या? व्हाट। क्या क्वेश्चन करेंगे? व्हाट क्वेश्चन करेंगे, और जो व्हाट का आंसर आईएनजी फॉर्म होगी वो क्या होगी? वो जेरेंड। तो यहां देखते हैं शी लाइक्स, लाइक्स व्हाट? लाइक्स स्विमिंग। शी लाइक्स, लाइक्स व्हाट? लाइक्स स्विमिंग। तो ये व्हाट का आंसर है। तो आप समझ जाइए कि ये जो आईएनजी फॉर्म है ये क्या है? ये यहां पे जेरेंड है। तो इसका मतलब ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही एक बात की है कि वर्ब से जब हम व्हाट क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर तो ऑब्जेक्ट होता है। बिल्कुल सही बात है। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि यहां पे ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट भी है। तो यहां जेरेंड जो है वो किसका? एक तरीके से ऑब्जेक्ट का फंक्शन ही यहां पे कर रहा है। तो आपको समझ आई कि ये जेरेंड है यहां पे आईएनजी फॉर्म, पार्टिसिपल नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन क्या करेंगे? आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट, किससे? वर्ब से। शी लाइक्स, लाइक्स व्हाट? लाइक्स स्विमिंग। अगर मैं कहता हूं कि आई हेट रनिंग, हेट, आई हेट, हेट व्हाट? रनिंग। तो वहां रनिंग क्या हुई? जेरेंड हुई। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप वर्ब से व्हाट क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर जो होता है वो हमेशा जेरेंड ही होता है। तो यहां पे आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। द स्काई टर्न्ड ब्लू। आपको मैंने बताया था एक बात कि अगर हम किसी भी वर्ब की जगह इज, एम, आर, वोज, वर फिट करते हैं और वो बिल्कुल उसके अंदर फिट हो जाती है, तो समझ लेना कि आगे वाला जो वर्ड है आपका वो क्या है? वो कॉम्प्लीमेंट है। वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो हम देखते हैं द स्काई टर्न्ड ब्लू। तो हो सकता है जनरली हम ये सोच लेते हैं सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, इसके बाद क्या हो गई? ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अब हम देखते हैं किस तरीके से कि यदि मैं इस टर्न्ड की जगह मैं यहां वोज लिख देता हूं, मान लीजिए, तो क्या हुआ? द स्काई वोज ब्लू, द स्काई वोज ब्लू। तो यहां क्या हो रहा है? यहां ये वोज बिल्कुल फिट हो रहा है। तो इसका मतलब यहां ये जो आने वाला वर्ड है ये क्या होगा? ये कॉम्प्लीमेंट होगा, जो कि पिछले क्लास में हमने पूरी इस पे एक डिस्कशन किया था और आपको अच्छे से वो समझ भी आ गई थी। तो द स्काई वोज ब्लू लिखा है, तो ये ब्लू यहां पे कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका मतलब यहां पे आंसर होगा ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो वोज वर्ड से कनेक्टेड है या इज, एम, आर से कनेक्टेड होगा वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा।
और कैसा कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ऑब्जेक्ट है नहीं। ये देखिए नाउन प्रोनाउन लिखा है, तो नाउन प्रोनाउन भी नहीं है, क्योंकि यहां ब्लू तो क्या है, ब्लू यहां एडजेक्टिव है। और इसी तरीके से सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब, ये तो गलत है ही। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब हम ये देख लेते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए शी फेल इल, तो यहां फेल की जगह मैं वोज लिख दूं तो बिल्कुल फिट होता है कि शी वोज इल, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब ये भी स्ट्रक्चर कैसा हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो कहीं दिखाई दे रहा है, ये रहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये जेरेंड और पार्टिसिपल तो है नहीं, और यहां ऑब्जेक्ट भी नहीं है, इसलिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। और कैसे पता चला, आपने यहां फिट किया, कुछ भी करके देख लिए, इज एम आर वोज वर। तो मैंने यहां पे वोज इसलिए किया क्योंकि ये पास्ट में लिखा है। आप इस करके देख लीजिए, क्योंकि हमें कुछ सेंटेंस तो बनाना नहीं है, हमें तो चेक करना है सिर्फ। तो मैं शी इज इल अगर कहता हूं तो वो क्या है, वहां बिल्कुल फिट, इज एम आर वोज वर बिल्कुल फिट होता है। तो और सेंटेंस का मतलब एक निकलता है, इसका मतलब ये आने वाला जो शब्द है इसके बाद वो क्या होता है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। और कैसा कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आगे बढ़ देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ही हैज ट्रेवल्ड थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, ही हैज ट्रेवल्ड थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। तो आप देखो इसमें एक स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखाई देगा, सब्जेक्ट और वर्ब तो सभी में यहां लिखा ही हुआ है। अब हमें आगे देखना है कि क्या है, ही हैज ट्रेवल्ड, तो आगे की इंफॉर्मेशन चाहिए। मैंने कहा था कि व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ लॉन्ग, ये सब जो होगा वो क्या होगा, वो आंसर देता है एडवर्बियल का। तो जब मैं पूछता हूं व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, ये सब क्या है, ये एडवर्बियल्स होते हैं जो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मैं कहता हूं ही हैज ट्रेवल्ड, तो कितना ट्रेवल किया, हाउ लॉन्ग, तो क्या है, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। तो ये यहां पे क्या होगा, ये एडवर्बियल होगा। तो आप ध्यान रखें, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं वर्ब से, व्हेन है, व्हाई है, हाउ है, वेयर है, हाउ लॉन्ग है, तो ये सब क्या होंगे, ये एडवर्बियल्स होंगे। तो यहां पे जो सही आंसर है वो है, ये सब्जेक्ट है, हैज ट्रेवल्ड वर्ब है, और थाउजेंड्स ऑफ माइल्स क्या हो गया आपका, एडवर्बियल हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल, ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये लिखा है यहां पे, दे वर फाइटिंग टूथ एंड नेल, दे वर फाइटिंग टूथ एंड नेल। तो ये टूथ एंड नेल, दे वर फाइटिंग, वो लड़ रहे थे, ठीक है। और कैसे लड़ रहे थे ये बताया है, कैसे लड़ रहे थे, टूथ एंड नेल मतलब बहुत ही बुरी तरह से लड़ रहे थे। तो ये टूथ एंड नेल एक क्या है, एक ऐसा फ्रेज है जिससे आपको, ये एडवर्बियल फ्रेज है एक, मतलब कि ये इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको हाउ की, कि वो लड़ रहे थे कैसे। हम हिंदी में बोल देते हैं कि वो बुरी तरह से लड़ रहे थे, लड़ रहे थे, कैसे लड़ रहे थे, हाउ का आंसर क्या होता है, एडवर्बियल होता है। तो इसका मतलब ये कैसे का आंसर दे रहा है टूथ एंड नेल, इसलिए ये यहां पे क्या होगा, एडवर्बियल होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दे वर फाइटिंग टूथ एंड नेल। तो यहां पे देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है और एडवर्बियल है, कॉम्प्लीमेंट है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं, एडजेक्टिव है नहीं, ये क्या है, ये यहां पे एडवर्बियल है। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक अलग तरीके का क्वेश्चन आता है, और सिर्फ आप वर्ब से जब क्वेश्चन पूछते हैं तो क्लैरिटी होती है कि वो कॉम्प्लीमेंट है, वो ऑब्जेक्ट है, या वो एडवर्बियल है। यहां पे आपने इस वर्ब फाइटिंग से एक क्वेश्चन पूछा कि हाउ, कैसे वो झगड़ रहे थे, कैसे झगड़ रहे थे, बुरी तरह से झगड़ रहे थे। तो ये बुरी तरह से क्या है, ये कैसे का आंसर है, ये हाउ का आंसर है, और ये हाउ का आंसर जो होगा वो क्या होगा, एडवर्बियल होगा। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक्स हैं, अगर आप इन ट्रिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं, क्वेश्चन को क्या पूछना है, वोट पूछना है तो आपको पता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हुम पूछना है तो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्हाट एंड हुम, टू हुम एंड फॉर हुम जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इसी तरीके से इज, एम, आर, वोज, वर कहीं भी फिट होते हैं तो समझ लेना कि अगला वर्ड जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। या इसी तरीके से जब व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हाउ लॉन्ग ये क्वेश्चंस पूछते हो तो क्या होता है, उसका आंसर एडवर्बियल होता है। ये चीजें ध्यान में रखें। फिर हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं, द डिनर स्मेल्स गुड। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आपको समझ भी आ गया होगा, द डिनर स्मेल्स गुड।
यहां फिट करके देखें आप, इज एम आर कहीं भी, द डिनर इज गुड, बिल्कुल सही सोचा आपने, द डिनर इज गुड। तो इसका मतलब यहां पे इज फिट हो रहा है, तो आप समझ गए कि गुड जो है वो क्या होगा, गुड आपका यहां कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल आसान है और ऑप्शंस आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यहां गुड जो है देखिए क्या है, नाउन प्रोनाउन तो होगा नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है इसी तरीके सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन, क्योंकि ये तो यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव जो है वो क्या है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट आपका आंसर होगा। फिर हम देखते हैं द चिल्ड्रन केम रनिंग, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपने आईएनजी फॉर्म्स की हम लोग बात कर चुके हैं, या वो जेरेंड है या पार्टिसिपल है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था और अभी भी बताया कि अगर व्हाट का आंसर आता है तो वो तो क्या होगा, जेरेंड होगा। और बाकी क्या है, जैसे कुछ करते हुए, देखा सुना, तो वो सब क्या है, वो कुछ करते हुए जो है वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका पार्टिसिपल। तो ये देखिए द चिल्ड्रन केम रनिंग, जो बच्चे हैं वो भागते हुए आए, कुछ करते हुए, कुछ करते हुए आए, तो ये क्या होगा, ये आपका पार्टिसिपल होगा। तो यहां आंसर होना चाहिए सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, एंड देन वर्ब, एंड देन ये क्या है, पार्टिसिपल। जेरेंड तो होगा नहीं, द चिल्ड्रन केम, केम व्हाट आप ये तो पूछोगे नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, यहां पे पार्टिसिपल है कि बच्चे दौड़ते हुए आए। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पार्टिसिपल, ये सही आंसर है। ये आपका जेरेंड नहीं होगा, ये यहां ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये यहां पे क्या है, पार्टिसिपल है। ये देखिए ही मेड मी क्राई, बहुत ही आसान सा है। ये आप देखें कि ही सब्जेक्ट है, आपको पता है, ये वर्ब है, और ये क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और क्राई क्या है, क्राई, ही मेड मी क्राई, क्राई वर्ब है, और ये वर्ब कैसी है, ये वर्ब इन्फिनिटिव वर्ब है, लेकिन विदाउट टू है, मीन्स प्लेन इन्फिनिटिव है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से पूछी जा सकती है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये यहां पे क्या है, ये इन्फिनिटिव है। कैसा इन्फिनिटिव है, प्लेन इन्फिनिटिव है, मतलब कि बिना टू के जो इन्फिनिटिव लिखा है वो क्या होता है, वो प्लेन इन्फिनिटिव उसे हम कह देते हैं, बेयर इन्फिनिटिव भी उसे कह देते हैं। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। नाउन प्रोनाउन तो ये है नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं लिखा है, तो ये तो बिल्कुल बाहर हो गया। पार्टिसिपल भी नहीं है, जेरेंड भी नहीं है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड देन इन्फिनिटिव। ही मेड मी क्राई, और यहां क्राई क्या है, ये इन्फिनिटिव है। फिर ये देखिए वी ऑल रिजेक्टेड टू हियर दिस, आसान है बिल्कुल कि अब सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, वर्ब यहां पे दिखाई दे रही है, और ये क्या है, ये टू इन्फिनिटिव आपको दिखाई दे रहा है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इज टू इन्फिनिटिव। तो यहां पे ये आंसर आपका सही होगा, वी ऑल रिजेक्टेड टू हियर दिस, और ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू इन्फिनिटिव इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वी शुड हेल्प द पुअर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको पता चल गया होगा। वी आपको पता है सब्जेक्ट है, शुड हेल्प यहाँ पे वर्ब हो गई है, और द पुअर जो है वो क्या है, वो यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप अच्छे से समझ लें। जनरली सामान्यतः क्या होता है, अगर किसी भी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है तो वो सामान्यतः डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आप ये मत सोचे कि कहीं मी लिखा हुआ है तो वो मी, देम, हिम आपने पढ़ रखा है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ, वो जनरली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि यदि किसी भी सेंटेंस में सिंगल ऑब्जेक्ट है तो वो क्या होगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये सामान्यतः ऐसा होता है कि अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो आपको पता है यहां ये सिंगल ऑब्जेक्ट है तो ये क्या होगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तभी मैं आपको कह रहा था कि वर्ब से जब हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट या whom, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब वर्ब से क्वेश्चन हम कर देते हैं टू whom या फिर फॉर whom, तब क्या होगा, तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पे ये क्वेश्चन पूछता हूं, वी शुड हेल्प whom, वी शुड हेल्प whom, किसकी सहायता करनी चाहिए, तो हम कहते हैं गरीबों की। तो ये whom का आंसर आ रहा है, इसलिए क्या होगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। हां, अगर मैं कहूं कि यहां लिख देता हूं वी शुड हेल्प हिम, लिख देता हूं यहां पे, मान लीजिए मैंने लिखा वी शुड हेल्प हिम,
तो यहां पे भी हिम क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये मत सोचना कि मी, हिम या फिर देम, ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नहीं, यहां सिंगल ऑब्जेक्ट है तो यहां पे ये क्या होगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैं यहां हिम भी लिखता हूं, वी शुड हेल्प हिम, तो हिम क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा यहां पे। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बाकी सब ऑप्शंस जो है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। दे कीप ऑन लाफिंग, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा उठाया हुआ क्वेश्चन है। कई बार आपको पता नहीं चलता कि क्या, हमें अंदाजा भी नहीं लगता है, या कुछ क्वेश्चंस करते हो तो पता नहीं चलता। एक बात आप ध्यान रखना कि कीप या कीप ऑन, कीप या कीप ऑन या कोई भी वर्ब हो, कैप्ट भी हो सकता है, कैप्ट ऑन भी हो सकता है, मतलब पास्ट और प्रेजेंट कोई भी फॉर्म हो, कीप या कीप ऑन अगर आपको दिखाई देता है, उसके बाद जो आईएनजी फॉर्म आती है वो हमेशा क्या होगी, वो पार्टिसिपल होगी। ये आप बात ध्यान रखना, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कभी भी पूछा जा सकता है कि कीप या कीप ऑन के बाद, या कैप्ट या कैप्ट ऑन के बाद, कीप्स या कीप्स ऑन के बाद, मतलब कीप वर्ब जो होगी उसके बाद, जिसका मतलब होता है कंटिन्यू, है ना, किसी चीज को लगातार जारी रखना या करना। तो दे कीप ऑन लाफिंग जो है वो क्या होगा यहां पे, ये आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को भी समझते होंगे। आईएनजी फॉर्म जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल होती है। ये बात भी आप ध्यान रखना, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है वो क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल होती है। तो यहां पे ये आंसर बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये मैंने आपको बता दिया कि कीप और कीप ऑन के बाद जो भी वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म, वो क्या होगी, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी, जेरेंड नहीं होगी। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा जो कि बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये लिखा है यहां पे, दे डिक्लेयर्ड हिम प्रेसिडेंट, दे डिक्लेयर्ड हिम प्रेसिडेंट। तो आपने देखा, ये दे आपको पता है सब्जेक्ट है, यहां वर्ब है। इतनी बात तो आप सबको पता चलने लग गई होगी कि एक सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, दे डिक्लेयर्ड हुम। देखिए क्वेश्चन क्या आया है, दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर किया, किसे डिक्लेयर किया, उसे, किसे, हुम। मैंने क्या पूछा है, हुम, सिर्फ हुम पूछा है, टू हुम या फॉर हुम नहीं है। दे डिक्लेयर्ड हिम, उन्होंने उसे डिक्लेयर किया। मैं पूछूंगा उन्होंने डिक्लेयर किया किसे, तो ये किसे जो है वो क्या है, हुम है, और किसके लिए जो है वो फॉर हुम है। तो हम क्या पूछ रहे हैं कि उन्होंने डिक्लेयर किया, किसे डिक्लेयर किया, हिम, यानी दे डिक्लेयर्ड हुम। तो हुम का जो आंसर होता है वो क्या होगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पे एक चीज तो आप देख लीजिए कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब जो है इसे देख रहा है कि ये क्या है। मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रेसिडेंट है ये हिम को ही तो क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो मैं अगर इसे ये भी तो कह सकता हूं, ही इज प्रेसिडेंट, ही इज प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब यहां ये जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, इट्स नॉट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दे डिक्लेयर्ड हिम प्रेसिडेंट, तो ही इज प्रेसिडेंट आप कह सकते हो। तो ये हिम को ही डिस्क्राइब कर रहा है, ये यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, ये यहां पे क्या है, ये यहां कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए हम कहेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और कैसा ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यहां पे ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। हम आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां लिखा है, जिल हैज मेड जैक एन एक्सीलेंट वाइफ, जिल हैज मेड जैक एन एक्सीलेंट वाइफ। ये बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन है। अभी आप पिछले वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें आपने देखा सब्जेक्ट है, जनरली वर्ब है, देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जनरली ये आपको स्ट्रक्चर पता लग चुका है, और जनरली ये आपके सराउंडिंग में ऐसा स्ट्रक्चर बहुत दिखाई भी पड़ता है।
हर जगह ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ जाएगा। जैसे लिखा है दे डिक्लेयर्ड हिम प्रेसिडेंट, ठीक है, तो इस तरीके से लाइक वी कॉल हिम अ हीरो, तो ये क्या है, ये ऐसा ही स्ट्रक्चर है। जो सब्जेक्ट है, वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। देखो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम यहां पे चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुत से परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो इसे गलत कर देते हैं, लेकिन हमें इसे सही करना है। और कैसे सही करना है वो देख देते हैं कि जिल हैज मेड जैक एन एक्सीलेंट वाइफ। तो यहां जो ये मेड वर्ड है, हैज मेड जो है, ये मेक वर्ब जो होती है, मेक जो एक वर्ब होती है, वो बिकम के सेंस में भी यूज होती है, वो बिकम के सेंस में भी यूज होती है। तो मैं यहां पे ये भी कह सकता हूं कि जिल हैज बिकम एन एक्सीलेंट वाइफ फॉर जैक। जिल, ध्यान से सुन लीजिए, जिल हैज बिकम एन एक्सीलेंट वाइफ फॉर जैक। मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, देखिए आप, जिल हैज बिकम एन एक्सीलेंट वाइफ फॉर जैक। ये कुछ इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया, जिल हैज बिकम एन एक्सीलेंट वाइफ फॉर जैक। जिल हैज बिकम एन एक्सीलेंट वाइफ फॉर जैक। अगर मैं इसे ये कहता हूं, जिल इज, इस हैज बिकम को मैं इज कर देता हूं, जिल इज एन एक्सीलेंट वाइफ, तो इसका मतलब यहां जब मैं कहता हूं जिल इज एन एक्सीलेंट वाइफ, तो ये जो एक्सीलेंट वाइफ है ये क्या हो गया, ये तो कॉम्प्लीमेंट हुआ क्योंकि हमने यहां इज फिट किया। देखो, जिल इज एन एक्सीलेंट वाइफ, जिल इज एन एक्सीलेंट वाइफ, जिल इज एन एक्सीलेंट वाइफ, तो यहां पे ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। कैसा कॉम्प्लीमेंट हुआ, जिल के बारे में बता रहे हैं हम, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। और जिल हैज मेड जैक फॉर हुम, जिल इज एन एक्सीलेंट वाइफ फॉर हुम, तो फॉर हुम का आंसर क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, नहीं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फॉर हुम का आंसर क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू हुम और फॉर हुम का आंसर क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हुम और व्हाट का आंसर क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जिल इज एन एक्सीलेंट वाइफ फॉर जैक, तो फॉर जैक बोल रहा हूं, फॉर हुम बोल रहा हूं, तो फॉर हुम का आंसर क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पे ये स्ट्रक्चर देखो आप, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि मैं कह रहा हूं फॉर जैक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। जनरली क्या स्ट्रक्चर होता है कि ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। ये तो बहुत ही अलग सा स्ट्रक्चर है कि यहां पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और यहां पे ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब एक बार फिर से समझते हैं, मैंने कहा जिल हैज मेड जैक एन एक्सीलेंट वाइफ, मैंने इसको इस तरीके से बोला, जिल हैज बिकम जैक एन एक्सीलेंट वाइफ, या मैं इसको ऐसे बोल देता हूं, जिल हैज बिकम एन एक्सीलेंट वाइफ फॉर जैक, या मैं कह देता हूं जिल इज एन एक्सीलेंट वाइफ फॉर जैक। तो जिल इज एन एक्सीलेंट वाइफ, तो इज फिट हुआ, इसका मतलब यहां ये कॉम्प्लीमेंट है और जिल के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है तो क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। फॉर जैक है इसलिए क्या है, फॉर हुम का आंसर तो क्या होता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो आपका स्ट्रक्चर हुआ ये सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है कई बार। मैंने ये क्वेश्चन देखा था, एक हरियाणा के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आप इसे अब अच्छे से कर दोगे। यहां मेक का जो सेंस होता है वो बिकम से भी होता है, इसी पे ये क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है कि मेक का सेंस यहां पे क्या है, बी से है, टू बी से है, टू बिकम से है, टू डेवलप से है। तो यहां पे ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये कुछ इस तरीके से बन गया, जिल हैज बिकम एन एक्सीलेंट वाइफ फॉर जैक, और इसे मैं ये भी कह सकता हूं, जिल इज एन एक्सीलेंट वाइफ फॉर जैक। अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे कि जिल इज एन एक्सीलेंट वाइफ फॉर जैक। फॉर
जैक है तो वो क्या है, 4 जैक है तो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये लिखा है वी पेंटेड द सीलिंग ग्रीन। पिछले वाला क्वेश्चन जो था थकाने वाला क्वेश्चन था थोड़ा, और मुझे भरोसा है कि आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो एक दो बार फिर से रिपीट करें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वी पेंटेड द सीलिंग ग्रीन, तो यहां आपको पता है सब्जेक्ट है, ये यहां पे वर्ब है, और ये आपको नाउन प्रोनाउन दिखाई दे रहा है। ग्रीन यहाँ एडजेक्टिव है, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये नाउन प्रोनाउन है, और यहाँ ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये तो बहुत ही आसान सा आपको क्वेश्चन मिल गया। और ये ऑप्शन भी हमने एक बार वापस इसको ऐसे ही लिख दिया, सब्जेक्ट वर्ब नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव, तो दोनों ही ऑप्शन एक से लिखे गए, लेकिन ये दोनों ही सही है। और यहां देख लेते हैं नाउन प्रोनाउन, और नाउन प्रोनाउन लिखा है तो ये नाउन या प्रोनाउन तो है नहीं, ये तो क्या है, एडजेक्टिव है। और ये यहां लिखा है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट ये तो हो सकता है, लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि ये तो सीलिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यहां ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो इसके ऑप्शंस ये दोनों, ये यहां पे गलती से जो है दोनों ही ऑप्शन सेम लिखे गए हैं, ऐसा एग्जाम में भी हो जाता है कई बार, तो ये दोनों ही ऑप्शंस सही हैं। हम आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन देखते हैं। आई कैन इमेजिन देयर क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर से, आई कैन इमेजिन देयर क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। ये क्लाइंब वर्ड जो है यहां पे, देयर क्लाइंबिंग जो है, आई कैन इमेजिन देयर क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। तो ये देखिए, मैं यहां पे मान लीजिए यहां देम लिख देता हूं, तो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। देम लिखने से अलग हो जाएगा, देयर लिखने से अलग हो जाएगा। जब मैं यहां लिखता हूं आई कैन इमेजिन देम क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, कि मैं उन्हें माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करते हुए इमेजिन कर सकता हूं, कुछ करते हुए, जब मैं ये देम बोलता हूं यहां, तो ये क्या हो जाएगा, यहां ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। लेकिन जब देयर यहां यूज कर लिया है, जब मैं माई, योर, देयर और फिर आईएनजी यूज करता हूं, तो समझना कि वो जेरेंड होगा। जैसे आई कैन इमेजिन देयर व्हाट, क्या उनका क्या इमेजिन करे, देयर व्हाट, तो व्हाट क्वेश्चन जो आएगा वो आंसर क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट होगा, तो वो क्या होगा, जेरेंड हो जाएगा। आई कैन इमेजिन देयर व्हाट, तो ये क्या आ रहा है यहां पे, यहां जेरेंड होगा। तो अगर यहां पे माई, योर, देयर कुछ ऐसा लिखा है और आईएनजी है तो जेरेंड होगा। अगर यहां पे ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखी है, देम है, हिम है, कुछ इस तरीके से है, फिर आईएनजी है, तो क्या होगा, वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। फिर से एक बार देख लीजिए, इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर जो होने वाला है वो क्या है, ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन, और फिर हम क्या कह देते हैं, यहां ये क्लाइंबिंग वर्ड है तो ये क्या होगा, यहां जेरेंड होगा। तो ये इस तरीके से आप देखें कि यहां ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो नहीं होगा, यहां क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस जेरेंड। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये लिखा है आई गॉट द लेटर टाइप्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता चल चुका होगा। ये आई तो सब्जेक्ट है और गॉट वर्ब है, द लेटर जो है यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है, और फिर जो ये आपको टाइप्ड नजर आ रहा है ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो देखें यहाँ कहाँ है ये आंसर, ये रहा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये इसका आंसर है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो क्या होगी, पास्ट पार्टिसिपल होगी। आई गॉट व्हाट, तो ये क्या होगा, द लेटर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और ये पास्ट पार्टिसिपल हो गई। आई होप आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी, और बहुत से कॉन्सेप्ट्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। आप प्रैक्टिस करते रहें, जहां भी कहीं भी आपको दिखाई पड़े ऐसे क्वेश्चंस वो आप करें, और प्रैक्टिस से आपको अच्छे से और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने लगेंगे। बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो इंग्लिश को बहुत ही इफेक्टिव और इजी वे से सीखना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।